आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सर। आज हम बात करेंगे रिट के प्रीवियस क्वेश्चनों की जो 2011 आरटेट रिट स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले 2011 में जब आरटेट का आयोजन किया गया था उसमें 30 क्वेश्चन मैथ के आया करते थे, लेकिन उसके बाद से जब रिट लागू हुआ रिट में केवल 20 क्वेश्चन मैथ के और 10 क्वेश्चन उसके शिक्षण वीडियो के आते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सेकेंड लेवल साइंस मैथ के उन 30 क्वेश्चनों का जो 2011 के पेपर में पूछे गए थे। हर एक क्वेश्चन का अच्छे ढंग से अच्छी तरीके से सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, यदि ax² + bx + c = 0 x में एक सर्वसमीका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ax² + bx + c x में एक सर्वसमीका है। दोस्तों दो बातें आती हैं, एक आता है सर्वसमीका और एक होता है समीकरण। दोस्तों यदि दोनों बातों में आपको फर्क नहीं पता तो आप इस क्वेश्चन को गलत करते हो। सबसे पहले इन्हीं दोनों बातों को लेकर चर्चा करता हूं। समीकरण क्या होता है? समीकरण जब भी आपके पास कोई दिया जाता है तो समीकरण के दोस्तों हम हल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? हल ज्ञात करते हैं। और आपको पता है जब सर्वसमीका दी जाती है तो सर्वसमीका में हम उसको सिद्ध करते हैं या फिर सत्यापन करते हैं। बोलूं कि आप उसका LHS और RHS दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर करते हो, अर्थात उसका सत्यापन करते हो। तो आप एक बात बताइए, आपके पास जो क्वेश्चन में दे रखा है ax² + bx + c = 0, ये एक सर्वसमीका है। क्या है? सर्वसमीका है। मैं बात कर रहा हूं कि मान लो ये समीकरण के लिए बोलता है कि ax² + bx + c एक समीकरण है। तो दोस्तों आपको इसको क्या ज्ञात करने पड़ते हैं? हल ज्ञात करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले बात यही आती है कि इसके हल कितने विधियों से होते हैं। कब? जब आपके पास जो बहुपद दिया गया है, ये पद दिया गया है, वो द्विघात होना चाहिए। तो भाई इसकी 3 विधियां होती हैं। एक गुणनखंड विधि होती है, दूसरा होता है श्रीधराचार्य सूत्र जिसको आप द्विघाती सूत्र भी बोलते हो, श्रीधराचार्य सूत्र। और तीसरी बात आती है इसका पूर्ण वर्ग विधि। इन 3 विधियों से हम द्विघात समीकरण के हल ज्ञात करते हैं, जो जनरली हम काम में लेते हैं। क्या तो गुणनखंड विधि या फिर श्रीधराचार्य। तो श्रीधराचार्य क्या होता है दोस्तों? x = -b ± √b² - 4ac/2a। इसके द्वारा हम श्रीधराचार्य सूत्र या द्विघाती सूत्र द्वारा दिए गए समीकरण के हल ज्ञात करते हैं। लेकिन हम वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि आपको क्या बताया? सर्वसमीका है। तो जब ax² एक सर्वसमीका है तो आप दोस्तों एक काम करोगे कि सर इसमें a b c आपके पास 3 अचर राशियां हैं। क्या हैं? 3 अचर राशियां हैं। तो आप इन a b c का कोई ऐसा मान पुट करिए, ऐसा मान रखिए ताकि ये दोनों पक्ष, इधर 0 है तो इधर भी 0 हो जाए। तो दोस्तों ax² a की जगह, b की जगह और c की जगह। तो आपने ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन दे रखा है जो मैंने अभी लिखा है, ये वाला दोस्तों कब होता है? जब आपको वो किसके बारे में कहता है? समीकरण। और यदि आप इन दोनों के बारे में नॉलेज नहीं रखते हो तो आप इसका आंसर ये वाला ऑप्शन नंबर ए देते, जो कि गलत है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, c = 0 x = 0 x = -b/a। क्या ये तीनों मान पुट करने से 0 होता है? तो हम सीधे ही बात करते हैं इसका डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन है जिसमें लिखा गया है a = 0 b = 0 और c = 0 पुट करते हैं। देखिए a की वैल्यू 0 पुट करा, टोटल 0 हो गया। b की वैल्यू पुट करो, 0 हो गया। c पहले से 0 बता दिया तो इधर 0 इधर 0, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए। इसका मतलब यह है सर्वसमीका आपकी a = 0 b = 0 c = 0 पर क्या करती है? सत्यापन करती है, अर्थात इसका LHS और RHS बराबर होता है। समीकरण होता है तो दोस्तों उसके हल ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? हल ज्ञात करते हैं। सर्वसमीका होती है तो सत्यापन करते हैं। चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है क्या? एक भिन्न जिसका अंश हर से 2 कम है, यदि इसके अंश में 2 घटा दिए जाएं और हर में 2 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न 1/3 प्राप्त होती है। मूल भिन्न या प्रारंभिक भिन्न क्या होगी? तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर दूं इसके ऑप्शनों की। आपको इसके ऑप्शन दिए 7/9, बी ऑप्शन है इसका 3/5, सी ऑप्शन है 5/7 और डी ऑप्शन है दोस्तों इसका 1/3।
तो आप एक काम कर सकते हो, क्या तो आप इसके ऑप्शनों से इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसकी इक्वेशन समीकरण बनाकर सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए मैं दोनों ही बात बताता हूं। उसने बोला किसी भिन्न, तो भाई दोस्तों एक बात बताओ, भिन्न होती है, भिन्न आप बोलते हो अंश बटा हर में होती है। हर एक बात छोटी छोटी बेसिक तरीके से पढ़ाते हुए चलूंगा, पूरा पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा दोस्तों। अंश बटा हर में होती है, तो उसने बोला कि एक भिन्न जिसका अंश हर से 2 कम है, अंश है वो हर से 2 कम, मान लीजिए हर उसका x है तो अंश इससे 2 कम यानी x माइनस 2 हो गया, अर्थात आपकी ये भिन्न क्या है, x माइनस 2 बटे x हो गई। अब क्या बोला, यदि उसके अंश में 2 कम कर दिए जाएं, तो देखो x माइनस 2 बटा x आपका एक भिन्न था, बोल रहा है अंश में 2 कम कर दिए जाएं और हर में 2 जोड़ दिए जाएं, हर में 2 जोड़ दिए जाएं, तो ये भिन्न 1/3 बन जाती है, 1/3 बन जाती है। तो भाई इसको सॉल्व करूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, वज्र गुणा, तो आप इसमें x की वैल्यू निकालोगे, देखोगे 3 जब इनसे गुना होगा तो 3x माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3 दूनी 6 बराबर x प्लस 2, 1 से गुना होगा तो x प्लस 2, ऐसे कैसे, पक्षांतरण करा, x इधर आएगा तो 3x में से x माइनस का हो जाएगा, घटेगा दोस्तों, कितना बच जाएगा 2x, कितना बचेगा 2x, 2 पहले से थे, माइनस के 6 उधर गए तो प्लस के 12 गए, तो प्लस के 12 और 2 कितने हो गए दोस्तों 14, तो x की वैल्यू निकाली, कितना आ गया दोस्तों 7। तो आपको पूछा है कि वह भिन्न क्या होगी, और भिन्न आपने मानी है x माइनस 2 बटा x, x माइनस 2 बटा x, तो x की वैल्यू 7 है, 7 में से 2 घटे तो कितने बच गए 5, और x की वैल्यू 7 है तो आपका आंसर कितना आ गया 5/7। अब आप चाहो तो इसके ऑप्शन से भी कर सकते हो। उसने क्या बोला कि उसका अंश हर से 2 कम है, देखिए अंश हर से 2 कम है, ठीक है सही है, 5 3 2 कम है, 7 5 2 कम है, 3 1 2 कम है, पहली स्थिति पूरी कर रहा है। फिर बोला अंश में यदि उसके 2 कम कर दूं, 7 में 2 कम करो तो 5 और 9 में 2 जोड़ो तो 11, क्या ये 1/3 सॉरी ऐसा करने के बाद 1/3 प्राप्त होती है क्या, नहीं होती, क्योंकि बोल रहा है कि ऐसा करने के बाद क्या प्राप्त होनी चाहिए 1/3, जो कि नहीं प्राप्त हो रही। 3 में 2 कम करें 1, 5 में 2 जोड़े 7, ये भी नहीं प्राप्त हो रही। ऐसे ही आप यहाँ देखो 5 में 2 कम करें कितना हो गया 3, और 7 में 2 जोड़े तो कितना हो गया 9, सोल्व करें 1/3, इसका मतलब आपका आंसर क्या होगा 5/7, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 5/7। अब चलिए हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है देखना एक बार आप। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि व्यंजक x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक बंद है माइनस z² के गुणनखंड क्या होंगे, अर्थात एक व्यंजक दिया है x² माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर कोष्टक बंद माइनस z² के गुणनखंड पूछा। तो दोस्तों आप इस इक्वेशन को सॉल्व करनी है तो आपको कुछ सरल समीकरण पता होनी चाहिए, जो हम बहुत अच्छी तरीके से छोटी छोटी क्लासों में पढ़ कर आते हैं। मैं बता देता हूं, नहीं भी पता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, जिसको आप सोल्व करते हो a² प्लस के 2ab प्लस के b²। दूसरा यही चिन्ह बदल कर आती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे a² माइनस के 2ab प्लस के b²। और एक होगी आपकी तीसरी जो इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ज्यादा काम आती है, वो कौन सी है a² माइनस के b², a² माइनस के b², जिसको हम क्या करते हैं, अर्थात कोई भी दो पद जिनका स्क्वायर और माइनस का साइन बीच में हो तो आप उन दो पदों को एक बार जोड़कर लिख दीजिए और एक बार घटाकर यानी अंतर करके लिख दीजिए, तो a प्लस बी और एक बार लिखोगे आप a माइनस बी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन था x² माइनस 2xy प्लस y², x² माइनस 2xy प्लस y², क्या ये वाला आपको नजर आ रहा है? और आपको पता है इस वाले पद की जगह आप ये रख सकते हो, इसकी जगह आप ये रख सकते हो, सही बात बोली है मैंने। अर्थात ध्यान देना एक बार कि आपके पास यदि ये वाला पार्ट दे दिया तो आप इसकी जगह ये यूज कर सकते हो। तो देखो a का मतलब आप बोल रहे हो x है, माइनस चिन्ह है, b का मतलब कौन है y है, और उसका क्या है भाई होल स्क्वायर, और साथ में कौन आया भाई माइनस का z²। तो क्या दोस्तों अब यदि इस टोटल पद को मैं a बोलता हूं, इसको यदि मैं b बोलता हूं, इस पद का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो a² माइनस b², क्या ये सरसमीका बन रही है आपकी?
तो आप क्या करोगे सर, दोनों को एक बार जोड़कर एक बार घटाकर लिख देंगे। तो जो लिखिए x माइनस वाई पहला पद था, एक बार आप जोड़कर लिखोगे तो प्लस जेड कर दिया। दूसरी बार आप क्या करोगे, एक बार घटाकर लिखोगे तो x माइनस वाई पहला पद था, घटाना है चिन्ह माइनस का और जेड। तो भाई एक बात बताना, आपको आंसर नजर आ गया होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर है सर बी। कौन सा है, बी। चलिए बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन भी देखिएगा। सारे क्वेश्चंस में जो 30 के 30 पूछे गए थे, अब तो एक बात होगी कि भाई 2011 में 30 क्वेश्चन मैथ के थे, लेकिन उसके बाद से उन्होंने 20 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन शिक्षण विधियों के कर दिए हैं। तो भाई चौथा क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। यदि किन्हीं दो संख्याएं a तथा b का समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य बराबर है, तो भाई क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए क्या, कि सर समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य क्या होता है, ये दोनों बात आपको समझनी है। भाई समांतर माध्य का मतलब होता है एवरेज यानी औसत। औसत कैसे निकालते हो, किन्हीं भी दो या दो से अधिक राशियां होती है, कितनी भी राशियां हैं तो राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। और गुणोत्तर माध्य में क्या करते हैं कि गुणोत्तर माध्य जी का स्क्वायर होता है, जो दी गई संख्या है उनका गुणनफल, अर्थात a गुना b। तो आप g की वैल्यू निकालोगे तो रूट ए बी। अर्थात मैं आपको समझाना चाहूँ कि मान लीजिए आपके पास a b c ये 3 संख्या दे रखी है और इनमें आप गुणोत्तर माध्य सेट करना चाहते हो, तो बीच वाली संख्या का स्क्वायर करना पड़ेगा, बीच वाली संख्या का स्क्वायर और शेष दो संख्याओं का गुणनफल a गुना c। यही क्या कहलाता है दोस्तों, गुणोत्तर माध्य कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणोत्तर माध्य। तो चलिए हम अपनी बात करते हैं। जो क्वेश्चन में दिया गया है वो क्या है, बोला समांतर माध्य दो संख्याएं a और b, तो समांतर माध्य a प्लस बी बटे 2 हो गया भाई। और गुणोत्तर माध्य करेंगे तो अंडर रूट ए बी हो गया। भाई गुणोत्तर माध्य के बारे में बताया अभी। अब क्या कह रहा है कि दोनों बराबर है और आपके पास 4 ऑप्शन मिल गए। 4 ऑप्शन में आप 2 काम कर सकते हो। क्या, एक तो आप ऑप्शन उठाकर, अर्थात वो कहना चाह रहा है कि a प्लस बी बटा 2 बराबर है रूट ए बी, ये वाली बात वो कह रहा है। आप एक काम करो, कोई भी आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में पहला ऑप्शन देखना a प्लस बी बराबर ए बी है, यानी a प्लस बी की जगह आप ए बी पुट करो या ए बी की जगह a प्लस बी पुट करो, तो ये दोनों पद बराबर होने चाहिए। आप ऐसे चारों ऑप्शन चेक कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली ऑप्शन बताता हूं, जो चौथा ऑप्शन है, अर्थात a बराबर b, a की जगह आप b यूज करते हो तो b प्लस बी बटा 2, ऐसे ही रूट b और b। अब सोल्व करना, b और b 2b हो गया, बटे में 2 हैं, बराबर b और b का स्क्वायर हुआ तो रूट हटेगा, b बच गया, 2 से 2 कटा, यानी b इक्वल b आ गया। इसका मतलब दोनों पार्ट बराबर आ गए। तो ये बात सत्यापन कब होती है, जब आप a बराबर क्या यूज करते हो दोस्तों, b। इसका मतलब आपका चौथा आंसर सही है। ये कब है, जब आप ऑप्शन से कर रहे हो। अब आप यही बोलोगे सर हम ऑप्शन से नहीं करें, हम तो डायरेक्टली इसका इक्वेशन बनाकर सॉल्व करें। तो देखना, इक्वेशन बनाकर सोल्व करोगे तो आपने बोला कि जैसा पर्सन ने कहा हम ये लिख चुके हैं, तो एक काम करें, इसको सरल करते हैं। तो सबसे पहले हमें अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो देखो a प्लस बी बराबर हो गया 2 रूट ए बी। बात सही है भाई। यदि मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दूं तो रूट हट जाएगा, रूट हट जाएगा। तो स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट हटा तो ए बी हो गया। बात सही है। सोल्व करें, a प्लस बी का, अभी 2 सेकंड पहले मैं एक सरसमी बताकर आया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आप इसको सोल्व कीजिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के बी स्क्वायर, और ये 4ab इधर ले आइए, माइनस का 4ab, तो भाई बराबर क्या बच गया, 0। सोल्व करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, तो आपने देखा a स्क्वायर 2ab प्लस का है, 4ab माइनस का है, तो माइनस के 2ab बच गया भाई, और प्लस का बच गया बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 0। क्या आप इसी सरसमीका को a माइनस बी का होल स्क्वायर बोल सकते हो? बोलिए भाई, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में कौन है, 0 है, बराबर में कौन है, 0। तो भाई a माइनस बी बराबर भी 0 होगा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b। a बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, b। इसलिए आप देख सकते हो a बराबर b होने पर यह सत्यापन होता है। इसका मतलब इसका चौथा आंसर ठीक है। चलिए हम बात करते हैं इसके 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन देखना, बढ़िया क्वेश्चन है 5वां भी। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन पे नजर आएगा।
बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, मतलब 4 कथन दे रखे हैं और पूछा है कि कौन सा गलत है। पहला है यदि राशियां ABCD समानुपाती हैं। देखो मैं चारों कथन समझाता हूं, चाहे कोई सा सही हो चाहे गलत हो। बोल रहा 4 राशियां ABCD हैं, वो समानुपाती हैं। दोस्तों ABC और D ये समानुपाती हैं, तो आप क्या बोलते हो कि दो का अनुपात समान होता है तो समानुपात कहलाता है। तो A और B का अनुपात, C और D का अनुपात, ये आपस में अनुपात हैं, वो क्या है, समान है। इसका मतलब ये वाली स्थिति बन चुकी है। और आपको पता है जब समानुपात होते हैं तो क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों का गुणा। तो A और D का गुणा बराबर होगा B गुणा C का। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा था, ABCD समानुपाती हैं तो AD बराबर BC, इसका मतलब ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरा कह रहा है ABCD समानुपाती है तो AC बराबर BD होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कह रहा है AC बराबर BD होना चाहिए। कब, जब आपकी ABCD समानुपाती है। तो भाई दोस्तों अभी आप बोल रहे हो कि ABCD समानुपाती हैं तो आप क्या कहते हो, बाह्य पदों का गुणा बराबर होता है मध्य पदों का गुणा, जो हम ये लिख चुके हैं। ये वाली बात सही है, तो ये वाला सही होगा क्या, A और C का मल्टीपल, गलत है ये तो इसका मतलब अपना आंसर तो यही आ चुका है, कौन सा, बी ऑप्शन दूसरे नंबर का। लेकिन हम इसके चारों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। समानुपात A अनुपात B का व्युत्क्रमानुपात है। व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा, व्युत्क्रम शब्द से बना हुआ भाई, और व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो एक बात बताइए आप मुझे, तीसरे नंबर का A और B का व्युत्क्रम करोगे तो आप यही तो बोलोगे 1/A अनुपात 1/B। भाई व्युत्क्रम तो यही होता है उल्टा। तो अब दोनों अनुपातों का लैसे लिया, AB से लैस, A और B का लैसे लोगे तो AB हो गया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, AB, A से A कट गया, B से B कट गया, तो आपका आंसर आया B अनुपात A, B अनुपात A। तो यही कह रहा है कि A और B का व्युत्क्रमानुपात B अनुपात A है, बात सही है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है ABC यदि राशियां ABC गुणोत्तर श्रेणी में है। दोस्तों अभी से पिछले क्वेश्चन में मैं गुणोत्तर श्रेणी के बारे में बताकर आया हूं आपको, तो आप बोल रहे हो ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो B स्क्वायर बराबर AC, क्या ये सही है भाई। ABC ये 3 संख्या गुणोत्तर श्रेणी में है तो क्या बताया था, बीच वाली संख्या का वर्ग, बीच वाली संख्या का वर्ग बराबर होता है शेष 2 संख्याओं के गुणनफल के बराबर। ये बात मैं बताकर आया था, तो इसका मतलब ये चौथा ऑप्शन भी क्या है, ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, 2 नंबर वाला। आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, 2 नंबर वाला। अगला देखिए इसके 6ठे नंबर का प्रश्न। 6ठे नंबर का प्रश्न क्या है, क्योंकि दोस्तों हर एक क्वेश्चन में हर एक बातें आप एक्सप्लेनेशन करते हुए समझोगे जिसके बाकी पॉइंट्स भी हमें पता चले। 6ठा क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु का क्रय मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए, एक वस्तु है उसका क्रय मूल्य, वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपए है, 10% बढ़ाकर अंकित करता है। देखो वास्तविक मूल्य बोल रहा हूं, वास्तविक मूल्य है उसका 100 रुपए, और आप इस पे जो अंकित कर रहे हो, अंकित का मतलब अंकित मूल्य, वो 10% बढ़ा रहे हो, यानी 100 का 10% बढ़ाओगे तो 110/100। तो बताइए आप क्या बोलोगे, सर 110 अंकित कर रहा है। कितना अंकित कर रहे हो, 110। लेकिन कह रहा है यदि उस वस्तु पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है। भाई आप जब भी ग्राहक आपसे खरीदने आता है तो आपसे कमीशन मांगता है या छूट मांगता है तो हमेशा किस पर मांगता है, अंकित मूल्य पर। आप इस पर 10% कमीशन देकर तो 90% में बेचोगे, 90% में बेचोगे तो बताओ 11,999 रुपए में बेचोगे। कितने रुपए में बेचोगे, 99 रुपए में बेचोगे। तो वो पूछ रहा है वस्तु कितने रुपए में बेची, तो ऑप्शन नंबर सी आपका 99। क्लियर है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन देखिए, 7वां क्या कह रहा है, 48,000 रुपए का 10% की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगती है, यानी छमाही ब्याज की दर लगती है। तो दोस्तों जब छमाही ब्याज की दर होती है, एक होती है वार्षिक, एक होती है छमाही, एक होती है अर्धवार्षिक, त्रैमासिक। छमाही को बोलते हैं हम अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। तो छमाही और त्रैमासिक जो 3-3 महीने पर होती है, इन दोनों में क्या फर्क होता है। देखो वार्षिक जब ब्याज की दर होती है तो दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं होता, यानी आप कह सकते हो नो चेंज, अर्थात जितनी दर है जितना समय है उतने का ही काउंट होगा। लेकिन जब 6 माही हो गई या अर्धवार्षिक हो गई तो आपको पता है 6 महीने के साल में कितने जोड़े बनते हैं, 2। तो आप एक बात हो, टाइम आपका यहाँ पर और यहाँ पर कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार। तो जो समय होगा वो तो क्या हो जाएगा, दुगना।
लेकिन आपके पास मान लो 10% दर थी, उसको कितनी बार काम में ले रहे थे? 2 बार। तो पहली बार 5% लोगे और दूसरी बार भी कितनी लोगे? 5% होगी। तो आप कहना क्या चाहोगे कि जब छमाही या अर्धवार्षिक होता है तो वहां दर आदि समय दुगना हो जाता है, दर आदि समय दुगना हो जाता है। तो देखिए मूलधन आपका है 48,000 रुपये, मूलधन है 48, रेट है आपकी, रेट दे रखी है 10%। भाई छमाही है तो आप आधी करोगे तो आधी कितनी हो जाएगी? 5%। टाइम आपका दे रखा है 1.5 वर्ष, और 1.5 वर्ष को दुगना करोगे तो भाई कितना वर्ष हो जाएगा? 3 वर्ष। कब? जब छमाही को किस में बदलोगे? वार्षिक में। तो भाई ये हो गया 3 वर्ष। और पूछा है आपसे CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज पूछ रहा है। तो दोस्तों यदि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के वीडियो देखे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। फिर भी देखना, 5% का आप परसेंट हटाओगे तो बटा 100 कर दोगे और सॉल्व करोगे 1/20 हो जाएगा। अर्थात आपकी जो इंटरेस्ट ऑफ रेट है, ब्याज की दर है, वो अब आपने 1/20 कन्वर्ट कर लिया। इसका कहने का मतलब क्या है कि यदि आप मूलधन 20 मानते हो, मूलधन 20 मानते हो, ध्यान देना, मूलधन 20 मानते हो तो 20 पर एक ब्याज आता है, 20 पर एक ब्याज आता है, तो वो राशि कितनी बन जाएगी? 21 बन जाएगी। कब? पहले साल में। कौन से साल में? पहले साल में। तो यही काम हमें कितने सालों के लिए करना है? 3 सालों तक। तो भाई देखो, दूसरे साल में भी वही 20 रुपए कितने बनेंगे? 21। तीसरे साल में भी वही 20 रुपए कितने बनेंगे? 21। तो आप मुझे बताइए इन तीनों में से कोई कटता है तो काट दीजिए, नहीं कटता है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 21 21 21 गुणा करोगे 9261। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। 20 को गुणा करोगे तो हो गया 8000। कितना हो गया? 8000। तो दोस्तों एक बात बताओ, 8000 आपका क्या बन चुका है? मूलधन। और 9261 क्या बन गया है दोस्तों? आपका मिश्रधन। क्या बन गया है? मिश्रधन। तो बताओ 8000 जब 9261 पे चले गए तो आप बोलोगे 1261 जो बढ़ा है वो आपका क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज है। क्या है? चक्रवर्ती ब्याज। तो एक बात बताओ, आपने यूनिट में 8000 कन्वर्ट करी है, यूनिट में 8000, आपको राशि मिली 48,000 रुपए, मूलधन 48,000 रुपए मिला, जिसका आपने कितना कन्वर्ट करा यूनिट में? 8000। तो 48,000 का मतलब 8000 और हमें कितने का मतलब चाहिए? 1261 का। तो 1261 से मल्टीप्लाई करोगे 3 0 से 3 0 8 और 6 बार 6 6 6 3 हो गया, 6 दूनी 12 3 15 हो गया, 1 6 1 7। तो बताओ उस राशि का जो CI आएगा वो कितना आएगा दोस्तों? 7566। 7566, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की कि x की घात 4 माइनस y की घात 4 को x माइनस वाई से भाग दे तो भागफल और शेषफल क्या होगा। अर्थात वो बोल रहा है कि x की घात 4 माइनस वाई की घात 4 को x माइनस वाई से भाग दे तो शेषफल और भागफल यानी रिमाइंडर क्या होगा, आपको बताना है। तो एक बात बताओ भाई, अभी आपने षट्समीका पढ़ गया है कि x की घात 4 माइनस वाई की घात 4, आप बोल रहे थे a² माइनस b²। तो क्या आप इसी के अनुसार इसको खोल सकते हो? बोला कैसे? देखना, x² माइनस y², एक बार इनका योग और एक बार इनका अंतर, x² प्लस y²। कोई दिक्कत है? इसके अनुसार खोला। बटे में है x माइनस वाई, बटे में है x माइनस वाई। अब एक बात बताओ, x² माइनस y² का पोर्शन फिर से दोबारा वही पोजीशन बन गया। तो दोस्तों आप इसको फिर से कह सकते हो x माइनस वाई और x प्लस वाई। भाई दोनों को एक बार प्लस और एक बार माइनस करा, इसके साथ में लिखा हुआ था x घात 4 x घात 2 प्लस y की घात 2 और बटे में है x माइनस वाई। तो दोस्तों एक बात बताओ, x माइनस वाई, x प्लस वाई, x² प्लस y² और बटे है x माइनस वाई। तो क्या ये x माइनस वाई से x माइनस वाई कटेगा? जब टोटल कट गया तो एक बात ध्यान देना, शेषफल आपका 0 हो जाएगा। शेषफल आपका क्या हो जाएगा? 0। तो अब आप ऑप्शन देखना, ऑप्शन आपके पास पहला और दूसरे नंबर का बी ऑप्शन है जिसमें शेषफल 0 दिखा रहा है। इसका मतलब पहले और दूसरे में से ही आंसर आने। अब आपके पास x माइनस वाई का भाग देने के बाद x प्लस वाई और उसके साथ बच रहा है x² प्लस y²। मल्टीप्लाई कर लीजिए दोनों को, तो ये बन गया x³ x को जब गुना करोगे अंदर बन गया y² x प्लस x² y प्लस y³ और शेषफल कितना है? 0। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका
आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नौवे के बारे में भी देखना। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि आप घातों 2 की घात 2 उसकी घात 2 उसकी घात 2 तथा 2 की घात 2 कोष्टक बंद है फिर 2 की घात 2 है, और एक है 2 की घात 2 उसकी घात 2 फिर कोष्टक बंद की घात 2 का सरल रूप होगा। भाई अपने पास 3 पद दिए गए, 2 की घात 2 उसकी घात 2 उसकी घात 2। एक पद आपके पास दिया गया है 2 की घात 2 कोष्टक बंद फिर 2 की घात 2 घात में है, और तीसरा पद जो दे रखा है वो 2 की घात 2 2 की घात 2 और फिर उसके बाद में दे रखा है उसकी घात 2। तो भाई तीनों को सोल्व करने से पहले सबसे पहले हम फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। तो एक काम करें, इसको एक बार हम घातों की तरफ से सोल्व करके लेकर आए, एक इसके आधार की तरफ से सोल्व करके ले जाए। दोनों बात देखना, यदि आप इसकी घातों की तरफ से सोल्व करके लेके आते हो तो देखना 2 की घात 2 ये वाला पोर्शन ऐसे कैसे बचा लो आप। 2 की घात 2 को सरल करोगे तो आप बोलोगे 2 की घात 2 का मतलब होता 4, 2 की घात 2 उसकी घात कितनी होगी 4, यही तो ये 2 की घात 2 सोल्व हुआ तो कितना हो गया 4। अब सोल्व करो, इसका मतलब क्या हुआ है कि ये 2 कितनी बार लिखा जाना है 4 बार। तो आप 2 की घात 2 को 4 बार लिखोगे, देखो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 यही तो लिखोगे, 2 2 4 4 2 8 8 2 16, अर्थात आपका जो 2 की घात कितना बना 16 पद बन गया। एक तो ये बन सकता है, या फिर आप ये बोलो कि सर मैं नीचे से सरल ना करके ऊपर से सरल करके लेकर आए तो 2 की घात 16 बच गया। अब नीचे से सरल और करते हैं, इसको यहां से सोल्व करके ले चलोगे तो देखो 2 की घात 2 को सोल्व करोगे तो कितना हो गया 4, 4 की घात बच गई 2 की घात 2, बात सही है। अब फिर इस 4 की घात 2 को सोल्व करोगे तो कितना हो गया 16, 16 की घात 2। क्या आपका ऐसा कोई ऑप्शन है भाई? तो आप बोलोगे सर पहला ऑप्शन ए है जिसमें 2 की घात 16 दे रखा है, और एक ऑप्शन है डी जिसमें 16 की घात 2 भी दे रखा है। इसका मतलब ए भी आंसर हो सकता है, इसका मतलब डी भी आंसर हो सकता है। बात सही है अभी तक। इनको सॉल्व करते हैं तो 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, और इसकी 2 की पावर 2 लगी हुई है, इसका मतलब 4 की पावर 4। बात सही है। ऐसे इसको सोल्व करो, 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, भाई ये वाला सोल्व होगा 2 की घात 2 का मतलब हो गया 4, 4 की घात फिर दोबारा कितनी लगाई 2, 4 की घात 2 का मतलब होता है 16, और 16 की घात कितनी होगी 2। तो क्या आपका ऐसा ऑप्शन है? ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन 2 की घात 16, 4 की घात 4 और 16 की घात 2, पहला ऑप्शन आपका ठीक है, पहला ऑप्शन आपका ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संस्थान में कह रहा है कि किसी संस्थान में सदस्यों की संख्या 2500 है। यदि पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों के बाद सदस्यों की संख्या में कितनी वृद्धि या कमी होगी। आप बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो, एक आप ये भी कह सकते हो 2500 था, 10% बढ़ी तो 110/100 हो गया, फिर 10% कम हुई तो 90/100 हो गया। सोल्व कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, इन 2 जीरो से ये दोनों जीरो गया, तो देखो 11 9 99 हो गया, और 99 को गुना करना है 25 से, तो 25 नाम 225 हो गया, 22 आ गया यहाँ पे, 25 नाम 225, तो 5 4 2 7, 2 2 4 और 2 2475। भाई 2500 से जनसंख्या कितनी रह गई 2475, 2500 से जनसंख्या 2475 रह गई, इसका मतलब 25 की क्या आ गई कमी आ गई। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप परसेंटेज के आधार पे सॉल्व करो। तो देखो उसने बोला कि 10% पहले बढ़ी है, आप बोलोगे 100% थी, 10% बढ़ा तो सॉरी कितना बढ़ा रहा भाई 10%, 110 हो गया, फिर बोला 10% कम होगी तो 90/100 हो गया, 0 से 0 11 9 99। बताओ 100% जनसंख्या थी वो कितनी बच गई 99%, मतलब 1% की कमी आई है, और ये 1% कितनों का कम हुआ है 2500 का। तो आप 2500 का सीधा ही 1% सोल्व कर दे तो दोस्तों आंसर कितने आएंगे 25। तो बताओ कितने सदस्यों की कमी आएगी 25 की कमी आ जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभी देखिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर का। 11 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 2 बिंदु ए और बी, 2 बिंदु ए और बी मैं बना लेता हूं साथ में। ए और बी 2 बिंदु हैं भाई, और क्या कह रहा है इनके बीच की दूरी है 50 मीटर, बीच की दूरी है 50 मीटर। 2 कारें एक्स वाई चलती हैं, एक्स की गति, एक कार एक्स चलती है और एक कार चलती है वाई।
इनकी गति है 10 मीटर प्रति सेकेंड, और दूसरी की है 25 मीटर प्रति सेकेंड। और आपसे पूछ रहा है ए से बी तक चलकर पहुंचने में लगा समय। भाई सबसे पहले इन क्वेश्चनों में अभी आपको बता दूं, जो 2019-20 में जो वैकेंसी आने वाली है, या फिर मैं बोलूँ कि जब से आरटेट हट कर रेट बना है, रेट वाले में ये टॉपिक आपका समय दूरी चाल का नहीं है। फिर भी क्वेश्चन देख ले। सबसे पहले इनकी इकाइयाँ देखना, मीटर है, मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको निकालना है समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी भाई कितनी है, 50। बात करें x की तो चाल है 10, तो इसको कितना टाइम लगने वाला है, 5 सेकेंड लगने वाला है। कितने, 5 सेकेंड। और यदि दूसरे की बात करें तो वही दूरी 50, लेकिन चाल है उसकी 25 मीटर प्रति सेकंड, तो भाई कितनी सेकंड लगने वाली है, 2 सेकंड। तो ऑप्शन बताना 5 सेकंड और 2 सेकंड का कौन सा ऑप्शन है, तो आप बोलोगे सर सी ऑप्शन है। कौन सा है, सी ऑप्शन। 12वां क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। तो देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है कि 13,260 रुपये को राम और श्याम में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि राम को 11 रुपये मिले तो श्याम को 15 रुपये। वो कह रहा है कि राम और श्याम 2 बंदे हैं, इन दोनों में किसी धनराशि 13,260 रुपये को बांटना है। 13,260 रुपये को बांटना है किन में, राम और श्याम में। बोल रहा है राम को 11 रुपये मिले तो श्याम को 15 रुपये मिलते हैं। क्या आप इसको और सरल करके अनुपात बना सकते हो, बोला जी नहीं। तो दोनों को मिलने वाली जो राशि है उसका रेशियो क्या है, 11:15, और 11:15 का टोटल योग कितना बता दिया, 13,260। तो योग करिए भाई, कितना हो गया, 26। तो इस 26 यूनिट का मतलब आप कह रहे हो कितनी राशि बांटनी है, 26 यूनिट में से 11 यूनिट राम को मिलता है और 15 यूनिट श्याम को मिलता है। लेकिन 26 यूनिट का मतलब राशि है कितनी, 13,260। तो 26 का अब भाग लगा दो तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। पूछा है राम का, तो मल्टीप्लाई कर दे 11 से। तो देखो 26 पंजे 130 और 26 एकम 26, कितनी बार कट गया भाई, 510 बार। और 510 को आप 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो 510 को 11 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया भाई, 016, 5610 रुपये, 5610 रुपये। अर्थात जो आपके पास राम की जो राशि आई है वो 5610 रुपये है। क्या 5610 रुपये किसी और ऑप्शन में भी है, तो बोला नहीं, केवल सिवाय बी के। तो बताओ बी में यानी राम को 5610 मिलता है, तो फिर श्याम को कितना मिलेगा, 7650 रुपये। आप दोनों का टोटल कर लीजिए भाई, कितना होता है, 13,260 रुपये हो जाएंगे, 13,260। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, और वही कथन के आधार पे है कौन सा सही है कौन सा गलत है। बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। आपके पास 4 कथन दे रखे हैं, चारों कथनों में से आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन देखिए, कह रहा है किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्रक कहलाता है। पहला, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु, ये माध्यिका खींच ली, ये माध्यिका खींच ली, ये माध्यिका खींच ली। सबसे पहली बात, माध्यिका होती क्या चीज है, माध्यिका होती है कि त्रिभुज को 2 समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर दे या सामने वाली भुजा को 2 समान अनुपात बना दे। तो जहां तीनों माध्यिकाएं प्रतिच्छेद होती हैं तो वो क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। इसका मतलब ये सही है। पहला पॉइंट क्या है भाई, सही है। दूसरा क्या है, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदी बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। दूसरा, वो कह रहा है कि किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, तीनों लंब खींच दीजिए भाई आप, और तीनों लंब जहां मिलते हैं वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है, लंब केंद्र कहलाता है। ये बात भी सही है, ये बात भी क्या है दोस्तों, सही है। तीसरा क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी त्रिभुज में तीनों कोणों के समद्विभाजक, इस कोण का समद्विभाजक खींचिए आप, ऐसे इस कोण का समद्विभाजक खींचिए, ऐसे इस कोण का समद्विभाजक खींचिए, और जो तीनों पॉइंट एक जगह मिलते हैं, ये बात सही है। और ये भाई साहब अंतः केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। तीनों बिंदु, तीनों कोणों के समद्विभाजक एक ही बिंदु पर मिलते हैं और वो क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। चौथा ऑप्शन है, इसका मतलब ये तीसरा भी सही है। चौथा ऑप्शन क्या है, किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका उस भुजा पर लंब होती है। भाई गलत बात है, आपने बोला ये माध्यिका थी, यहाँ कहीं पर भी 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही। 90 डिग्री का एंगल कौन बना रहा है,
लंब यानी शीर्ष लंब बना रहा है। तो भाई आपका चौथा ऑप्शन क्या हो गया, गलत। अब एक बात बता दूं, एक ऐसा त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज जिसमें उसका शीर्ष लंब और माध्यिका दोनों एक ही होती हैं। अर्थात समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, लंब केंद्र, अंतः केंद्र, परिकेंद्र चारों एक ही बिंदु होता है। अर्थात एक ही बिंदु को हम चारों बात बोलते हैं। कौन से त्रिभुज में बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज में। कौन से में बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज में। 14वां क्वेश्चन देखिएगा। 14वां क्वेश्चन फिर बढ़िया क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन दो त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए सत्य है। भाई एक वर्ड है सर्वांग समता, और एक है समरूपता। अर्थात आपको पता है सर्वांग सम और समरूप, या जिसका रूप समान हो, अर्थात जिसका रूप समान हो, मान समान नहीं हो। ध्यान देना, समरूप में केवल रूप समान होगा। रूप यानी आकार, अर्थात उनकी साइज। जैसे आप एक बात बताइए, आप एक खुद हो और एक आप अपनी छोटी फोटो बनाते हो, 3x4 की छोटी फोटो बनाते हो। जैसे इस फोटो में आपको खड़ा कर दिया जाए तो आप सेम वैसे ही होगे जैसे आप नेचुरल अवस्था में हो। तो जिनका रूप समान हो, लेकिन यहाँ देखना, आप वैसे तो बहुत लंबे हो लेकिन यहाँ इस फोटो इतने से में समा गए, इसका मतलब आपका रूप तो समान है लेकिन मान अलग अलग है। वो क्या कहलाता है, समरूप। लेकिन सर्वांग समता क्या होती है, जिसका रूप भी समान हो और मान भी समान हो, वो क्या कहलाता है, सर्वांग सम कहलाता है। और अर्थात इन दोनों को जो डिनोट करते हैं वो कैसे करते हैं, समरूपता को केवल एस से डिनोट करते हो, और सर्वांग समता एस तो होती है, साथ में बराबर भी होता है। अर्थात रूप समान होना चाहिए, मान भी बराबर होना चाहिए। वो क्या कहलाती है, सर्वांग समता कहलाती है। तो चलिए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। पहला है, एक त्रिभुज की तीनों भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। यदि ऐसा है तो क्या त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, जी होंगे। और सर्वांग सम की कैटेगरी होगी एस एस एस, भुजा 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 नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। दूसरा है बी ऑप्शन, यानी 2 नंबर का ऑप्शन है, एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण, एक त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज के साथ, एक त्रिभुज की दो भुजा उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और उनके बीच के कोण के बराबर हो। देखिए भाई, ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, इन दोनों के बीच का एंगल बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज भी सर्वांग सम होंगी। क्यों, यहां जो आपका रूल लगेगा एस ए एस। बात सही है। इसका मतलब पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट दोनों सेम सही है। तीसरा कह रहा है एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की एक भुजा। तीसरा पॉइंट कह रहा है किसी त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा के बराबर हो। ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये भुजा इनकी बराबर है। तो आप क्या कह सकते हो, ए एस ए, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। इसका मतलब तीनों ऑप्शन आपके ठीक है। बचा चौथा, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो। तो भाई एक बात बताना, आप तीसरे पॉइंट की बात करो, जो चौथा पॉइंट है, आप किसी भी त्रिभुज है इसके तीनों कोण यदि बराबर है, मान लीजिए मैं ऐसे एक डायग्राम ये बनाता हूँ और एक ये बनाता हूँ, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, तो भाई तीनों कोण बराबर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ देखना, इसका मान बड़ा है, इसका मान छोटा है, तो ये वाला केवल रूप समान है, तो ये समरूपता होगा। क्या होगा, समरूप होगा, सर्वांग सम नहीं होगा। तो आप इसके 14वें के आंसर कौन सा देना चाहोगे, डी ऑप्शन, जिसमें बोला गया है कि तीनों कोण दूसरे त्रिभुज की तीनों कोणों के बराबर हो। 15वां क्वेश्चन देखना दोस्तों, क्या है 15वां क्वेश्चन कह रहा है किसी चतुर्भुज का प्रत्येक कोण यदि 180 डिग्री से कम हो, उस चतुर्भुज को कहते हैं। ऑप्शन है अवतल, उत्तल, समांतर, समचतुर्भुज। भाई समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। समचतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। अब बात आके ठहरती है अवतल और उत्तल पर, तो दोनों को समझते हैं। एक उत्तल होता है, एक अवतल होता है, दोनों को समझते हैं। ध्यान देना, अवतल और उत्तल क्या होता है। उत्तल ऐसा होता है, मैं लिख देता हूं इसका, कि कम से कम, यानी ये बोल रहा है, आपसे पूछ भी क्या रहा है
भाई कौन सी आकृति बनेगी, तो आप बोलो एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम हो, 180 डिग्री से कम हो, वो कैसा चतुर्भुज कहलाता है? उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्तल चतुर्भुज। जैसे एक स्ट्रक्चर बनाऊं मैं, आप एक बात बताओ, ABCD एक चतुर्भुज बना है, क्या इस चतुर्भुज में ऐसा कोई कोण नजर आया जो 180 डिग्री से ज्यादा गया हो? सारे कोण 180 से क्या है? कम है। तो ये कैसा कहलाएगा? उत्तल कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? उत्तल। लेकिन अवतल की बात होती है तो अवतल की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो, कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा हो। अर्थात एक कोण तो कम से कम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री से ज्यादा। जैसे A, B, C और D, क्या ये वाला जो कोण है वो 180 डिग्री से ज्यादा है या नहीं है? तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा? अवतल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अवतल बन जाएगा। क्या बनेगा? अवतल। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? ऑप्शन नंबर बी आप कह सकते हो कि जिसका प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम है वो उत्तल कहलाता है, और कम से कम एक कोण 180 डिग्री ज्यादा हो तो वो क्या कहलाता है? अवतल कहलाता है। 15वें क्वेश्चन के बाद में हम बात करते हैं 16वें क्वेश्चन की। देखना 16वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। वो कह रहा है 16वां क्वेश्चन कि दिए गए चित्र में दो समांतर रेखाओं को काटती एक तिर्यक रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण। ध्यान देना भाई, ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास है और उसने एंगल बता दिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये वाले कोण बताएं और पूछा इनमें एकांतर कौन सा होगा। तो मैं सभी बात कर लेता हूं। देखना भाई, 3 और 5, 4 और 6 अंतः कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अंतः कोण। और अंतः कोण होंगे तो इनका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। कब होगा? जब ये दोनों रेखा क्या होंगी? समांतर होंगी। ऐसे ही 1 और 5, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 4 और 8 ये क्या कहलाएंगे भाई? संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। अब बात आती है एकांतर कोणों की। तो एकांतर होते हैं दोस्तों जेड की आकृति में बनने वाले। तो आप बोलोगे 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6। उसके बाद बोलो 4 और 5। सही है भाई। अब ये तो दोनों एकांतर अंतः एकांतर हो गए, ये तो हो गए अंतः एकांतर, अंतः एकांतर। लेकिन साथ ही मैं 1 और 8 को बाह्य एकांतर भी बोल सकता हूं। 1 और 8 और बच गया 2 और 7, 2 और 7 ये कौन से होंगे? बाह्य एकांतर होंगे। लेकिन है तो एकांतर ही। तो आपसे क्या पूछा गया है दोस्तों कि इसमें एकांतर कौन से हैं? तो भाई ऑप्शन देखना 1 और 8, 2 और 7, 1 और 8, 2 और 7 ये क्या कहलाएंगे? एकांतर कोण। लेकिन कौन से हैं? बाह्य एकांतर कोण है। कौन से हैं? बाह्य एकांतर कोण। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 17वां क्वेश्चन देखना आप लोग। सत्रहवां क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में कोण अल्फा का मान बताइए। दिए गए चित्र में कोण अल्फा का मान बताइए और यहां दे रखा है 60 डिग्री और बताया है ए बी उसकी एक जीवा है। ए बी उसकी क्या है? जीवा। और यहां बिंदु डी है। तो एक बात बताइए यार, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण या ए बी जीवा के द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। अर्थात यहां 30 डिग्री बनाओगे तो यहां कितना बनेगा? 60 डिग्री। तभी तो दुगना होगा, क्योंकि यहां 30 बनेगा तो ये कितना हो जाएगा? 60। तो आप क्या बोल सकते हो? किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो भाई ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। 18वां क्वेश्चन देखिएगा। 18वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसी वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण उसी जीवा द्वारा परिधि के किसी अन्य बिंदु पर बनाए गए कोण के बराबर होता है। दोस्तों अभी बताकर आया हूं, बराबर नहीं होता, दुगना होता है।
यहाँ 60 है तो यहाँ कितना होगा 30। ये दोनों बराबर है या दुगना है? बोला सर दुगना होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही गलत है। आंसर तो मिल गया, लेकिन आगे भी देख लेते हैं। बी, किसी वर्त में केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीव हैं। किसी वर्त में केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित जीव हैं। मान लो एक जीवा ए बी है और एक जीवा सी डी है, बराबर दूरी पर है, तो इन जीवाओं की लंबाई सेम होती है। ये मान लो ए सेंटीमीटर है और ये भी ए सेंटीमीटर है, तो ए बी और डी सी आपस में क्या होंगी दोस्तों? बराबर होंगी। अर्थात केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाओं की लंबाइयां समान होती हैं। बात सही है। सी ऑप्शन है, किसी वर्त में एक जीवा द्वारा परिधि के अलग अलग बिंदुओं पर बनाए गए कोण समान होते हैं। बात सही है भाई, इसकी भी ऑप्शन सी भी सही है, क्योंकि अपना आंसर तो मिल ही चुका है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन ये कैसे समान होते हैं देखना। ये जीवा आपने खींच दी ए बी, ये इसका सेंटर ओ था। आप इस जीवा के माध्यम से ये वाला कोण अल्फा बना रहे थे, आप इसी जीवा के माध्यम से ये वाला कोण भी बना सकते हो, ये वाला बना सकते हो, ये वाला बना सकते हो। तो यदि ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा, ये भी अल्फा होगा। अर्थात किसी जीवा द्वारा एक जीवा द्वारा परिधि के अलग अलग बिंदुओं पर बनाए गए कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। बात सही है। चौथा ऑप्शन क्या है इसका? किसी वर्त में केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बात ये भी सही है। ये ओ है, ये जीवा है, ये इसका लंब डाल रहे हो तो भाई ये दोनों भाग आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। जीवा द्वारा केंद्र पर डाला गया लंब जीवा को समान दो भागों में बांटता है। तो आपका आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। और इसी के साथ हम बात करते हैं 19वें प्रश्न की। 19वां प्रश्न देखना दोस्तों क्या है। कह रहा है कि आयत एक्स वाई जेड यू की भुजा यू जेड 5 सेंटीमीटर है, एक्स यू 4 सेंटीमीटर है, तो समांतर चतुर्भुज के एल जेड यू का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई स्ट्रक्चर एक बार मैं बना लेता हूँ, आप भी जब तक सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। और बहुत आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपने मेरे मेंचुरेशन की वीडियो देखे हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है आप लोगों के लिए, और यदि आपने नहीं देखे हैं तो फिर तो कोई बात है भी नहीं। ये है एक्स और ये है के, ये है यू और आपसे बोल रहा है ये है जेड, और सेम है बोल रहा है वाई और बोल रहा है क्या? एल। दोस्तों उसने क्या बोला कि एक्स वाई जेड यू, एक्स वाई जेड यू ये आयत है, तो भाई ये भुजा और ये भुजा बराबर है, ये भुजा और ये भुजा बराबर है। बात सही है, आयत है। तो फिर कह रहा है तो हमें बताना समांतर चतुर्भुज के एल जेड यू, के एल जेड यू का क्षेत्रफल बताना है। और समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है दोस्तों आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो बताओ यार इस के एल जेड यू कौन से आधार पे टिकी हुई है? यू जेड पे, और यू जेड की वैल्यू आपको दे दी 5 सेंटीमीटर है यू जेड की वैल्यू। बात सही है। और एक्स यू दिया, ये वाली भुजा यदि 4 सेंटीमीटर है तो दोस्तों ये भुजा भी 4 सेंटीमीटर कहलाएगी। बात तो सही है, क्योंकि ये दोनों भुजा आपस में कैसी हैं? समान। तो बताओ के एल जेड यू की बात करूं तो आधार बन गया 5 और ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री एंगल लेती है, तो वो कितना बन गया? 4। तो 5 गुना 4 कितना बन गया दोस्तों? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए ऑप्शन ठीक है। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए जिसकी भुजाएं ए बी सी हो, हीरो का सूत्र आपको सबको पता है दोस्तों, ज्यादा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। हीरो का सूत्र होता है कब? जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। अर्थात ये ट्राइंगल है आपका, ये बी और सी हैं, तो आप क्या बोलते हो? एस, एस बोले अर्ध परिमाप, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। और जो क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है बी। बात सही है। बात करते हैं 21वें प्रश्न की। 21वां प्रश्न क्या कह रहा है? ठीक ठाक क्वेश्चन है 21वां भी। बोल रहा है एक त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है। समांतर चतुर्भुज ये लो जी, ए बी सी और डी। कह रहा है उसका आधार और क्षेत्रफल समान है। भाई त्रिभुज बनानी है, ये त्रिभुज बना दी, ए बी ई बना दी मान लो मैंने। बोल रहा है जिसका आधार और क्षेत्रफल समान है। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर और समांतर चतुर्भुज का आधार 28, ये मतलब 28 है, तो त्रिभुज का भी 28 हो गया। और त्रिभुज की भुजा दे रखी 26, 28, 30, 26 हो गया, 28 हो गया, ये 30 हो गया। बात सही है दोस्तों। तो पूछा है समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई क्या होगी?
ये एच आपने समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई मान लो ये पूछिए। तो एक काम करे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल कर वो बराबर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो अभी 2 सेकंड पहले हम पढ़कर आए हैं हीरोन का सूत्र, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी। तो 26 प्लस 30 प्लस 28 बटे में कितने 2, 8 और 6 14, 3 और 2 5 और 2 7 1 84, 84 बटे 2 तो कितना हो गया भाई 42। कितना हो गया 42। एस की वैल्यू आ गई 42। तो हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो अंडर रूट एस की वैल्यू है 42 गुना 42 माइनस 26 30 28। तो सबसे पहले 42 में से 30 घटाए तो कितने बच गए 12, 42 में से 28 गए तो 14 और 42 में 26 गए तो 16। बात सही है भाई। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए। 42 के टुकड़े हो गए 7 गुना 6, फैक्टर कर लीजिए ताकि वर्गमूल निकालने में आसानी रहे। 12 को 6 गुना 2 बोल दीजिए, 14 को 2 गुना 7 बोल दीजिए और 16 को ऐसे कैसे रहने दीजिए क्योंकि 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो सुनो 16 से आ गया 4, बात सही है। इस 2 के जोड़े से आ गया 2 और इस 6 के जोड़े से आ गया 6 और इस 7 के जोड़े से आ गया 7। बताओ बात सही है। तो आप बोलोगे 7 छिकी 42, 42 दूनी 84 और 84 को 4 से गुना करोगे 4 चौक 16, 8 चौक 32, 33, 336। या आप इसको ऐसे कैसे रख लो, आपका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आया है 7 गुना 6 गुना 2 गुना 4 वो किसके बराबर है, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आप बोल सकते हो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो बताओ आधार तो आपको पता ही है कितना है 28 है, ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई ऐसे कैसे, और बराबर क्षेत्रफल कितना है 7 गुना 6 गुना 2 गुना 4। तो बताइए 7 और चौक 7 चौक 28 होते हैं, 28 से 28 गए तो ऊंचाई आपकी कितनी बच गई 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी बच गई 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। 22वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। साधारणतः एक किताब ठोस आकृति है जिसका नाम है, भाई किताब है ठोस आकृति है तो सीधी सी बात है वो घनाभ होगी। क्या होगी घनाभ होगी, क्योंकि आपको पता है समांतर चतुर्भुज होगी नहीं, समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक एंगल बराबर नहीं होता, किताब का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। घन होगी नहीं, आयत भी नहीं है क्योंकि आयत एक 2D आकृति होती है, बुक होती है और 3D आकृति होती है। घनाभ आपका ऑप्शन ठीक है। राम एक छोटा घन बनाना चाहता है जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है। इसके लिए 5 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनाकार टुकड़ों की आवश्यकता। जब भी आपको आकृति बड़ी आकृति को छोटी आकृति में कन्वर्ट करना होता है, टुकड़ों में तोड़ना होता है, तो बड़ी आकृति का क्षेत्रफल बड़ी आकृति का जो आयतन होता है उस आयतन में छोटी आकृति के आयतन का भाग लगा दीजिए, छोटी आकृति के आयतन का भाग लगा दीजिए। आपके जो जितनी संख्या बनेगी उनका मान आ जाएगा। बड़ा जो घन है उसकी भुजा है 15, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब 15 गुना 15 गुना 15। छोटे घन की भुजा है 5, तो घन का आयतन होगा 5 गुना 5 गुना 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15। बताओ कितने आगे भाई 27 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे 27 घन बन जाएंगे। 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है 22वां क्वेश्चन रह गया एक, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 23 हो गया, 24वें की बात करते हैं। कह रहा है कि किसी पौधे की 35 पत्तियों की लंबाई में आंकड़े 1 मिमी तक सही रूप में निम्नलिखित सारणी में है, तो एक बात बताओ मुझे। उसने कहा 127 135। आप देखिए क्वेश्चन को मिलान कीजिएगा। 127 से बड़ा होना चाहिए, 127 और 127 से बड़ा, 135 से छोटा है, 135 तक होना चाहिए। 5 पत्तियां हैं। 136 से बड़ा, 144 तक 9 है, 145 153 12 है, 154 से 162 5 है, 163 से 171 4 है। तो एक बात बताओ, ऑप्शन है क्या यह कहना सत्य है अधिकांश पत्तियां 153 मिमी लंबी है। भाई आप बताओ 12 जो ज़्यादातर लंबी हैं और वो कितनी हैं 145 से 153, 163 से 171 जो अधिकतर लंबी हैं वो कितनी है 4, और 145 से 153 में 12 पत्तियों की संख्या सबसे ज़्यादा है, वो 145 से 153 के बीच में है। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि यार वो सारी पत्तियाँ बड़ी हो, कोई छोटी भी हो सकती है कोई बड़ी भी। इसी प्रकार 145 मीटर लंबी ये भी नहीं हो सकता, 149 ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा डी होगा। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है एक समकोणीय वर्ती बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठ। भाई ये बेलन है, इसकी बात करूं इसके चारों ओर का आवरण, ये वाला आवरण
जैसे मेरे पास ये बुक है, ध्यान देना, ये एक बेलन के रूप में मान सकते हो आप इसको। आप बोलो कि सर ये वाली एक आकृति बनाई, ऐसे ये बेलन था, ये चारों ओर का जो आवरण होता है ये वक्रपृष्ठ होता है, और इसमें ये वाला हिस्सा और ये हिस्सा दोनों ऐड कर दो तो ये संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है। देखना दोस्तों आप कैसे होता है। मैंने बोला कि ये चारों ओर का आवरण वक्रपृष्ठ होता है, जिसको डिनोट करते हैं 2πr से। ये वाला वर्त है, इसको बोलते हैं πr², ये वाला वर्त है, इसको बोलते हैं πr²। बात सही है। तो आप मुझे बताओ, इन तीनों को यदि ऐड कर दूं मैं तो ये संपूर्ण वक्रपृष्ठ बन जाएगा। तो 2πrh, πr², तो आप बोलोगे 2πrh प्लस πr², 2πr² हो गया। और आपको पता है 2πrh में से 2πr कॉमन ले लूं तो 2πr कॉमन लिया तो यहां से बचा h प्लस r। क्या यही तो बेलन का संपूर्ण वक्रपृष्ठ होता है? और भाई दोस्तों, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन होगा πr²h। बात सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाई का मान नीचे दिया हुआ है। आप देखना भाई, संख्याएं गिनना कितनी है, और पूछा है दशमलव के बाद सबसे ज़्यादा और सबसे कम बार आने वाले क्रम से क्या है। भाई इसमें समझाने का कुछ नहीं है, आपको गिनना है, बताना है। तो मैं बता देता हूँ, इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है 3। सबसे ज़्यादा बार कौन आया? 3। और सबसे कम बार आया 0। सबसे ज़्यादा बार आया 3 और कम बार आया 0। 3 आया है 4 बार और 0 आया है 1 बार। बस यही आंसर है इसका। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 3 और 0। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें आंकड़े उन आयतों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं जिनका आधार x अक्ष हो, जिनके आधार बराबर चौड़ाई के हो, तो दो आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान कहलाता है। भाई एक बात बताओ दोस्तों, आपके पास इस तरीके की स्ट्रक्चर मिल गई, एक ये वाला है, एक ये वाला, ऐसे। इसको आप बोलते हो स्तंभ आलेख। क्या बोलते हो? स्तंभ आलेख। और यही स्तंभ आलेख यदि एक दूसरे से सटे हो, अर्थात इस तरीके से, तो ये क्या कहलाता है? आयत चित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? आयत चित्र कहलाता है। तो अभी आपको क्या बोल रहा है कि आंकड़ों को लेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की वह विधि जिसमें उन आंकड़ों आयतों द्वारा प्रदर्शित किए गए हैं जिनका आधार x अक्ष है। भाई आपको पता है, आयतों के द्वारा प्रदर्शित जरूर किया गया है, लेकिन आयत चित्र नहीं बोला गया, स्तंभ बोले गए हैं उसमें, जिसका आधार x अक्ष हो और जिनके आधार पर बराबर चौड़ाई, ये वाली बराबर चौड़ाई, ये वाली बराबर चौड़ाई है। तो दो आयतों के बीच में छोड़ा गया स्थान कहलाता है। ये वाला दोस्तों स्थान कहलाता है आपका स्तंभ ग्राफ। क्या कहलाता है? स्तंभ ग्राफ कहलाता है। स्तंभ, दोनों स्तंभ हैं, तीनों स्तंभ हैं, इनके बीच में जो दूरी बचेगी वो क्या कहलाएगी? स्तंभ ग्राफ कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्तंभ ग्राफ कहलाएगी। ऐसे आपका एक रेखा चित्र भी आता है, एक आयत चित्र होता है, एक स्तंभ आरेख होता है, एक पाई चार्ट होता है। तो अभी हम बात करें स्तंभ आरेख की, तो दो स्तंभों के बीच की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? स्तंभ ग्राफ कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चिन्ह है का मान पूछा है। देखिए भाई, आपसे मान पूछा गया है कि ये मान, सबसे पहले तो इनको बोलते हो मिलान चिन्ह। क्या बोलते हो? मिलान चिन्ह, टैली साइन, मिलान चिन्ह बोलते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप चाहे इसको 1 2 3 4 5वें के लिए क्रॉस करना पड़ता है, 6 7 8 9 10, ठीक है। आप चाहे तिरछा इस तरीके से क्रॉस करिए, चाहे इस तरीके से, दोनों के दोनों आंसर ठीक है भाई, दोनों के दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा, ए आपका आंसर होगा। ध्यान रखना, चाहे आप इस तरीके से क्रॉस करो चाहे इस तरीके से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ठीक होंगे। ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि वाई एक्स पर कह रहा है, यदि वाई एक्स पर ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किए जाने वाले आंकड़े, आपके पास आंकड़े हैं 1.5 और 2.1 है, फिर कह रहा है 2.7 है और फिर कह रहा है 3.3 है। आंकड़े हैं लाखों में, तो
एक इकाई को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त माप का स्केल क्या होगा। आपको एक स्केल लेना है, इस तरीके का स्केल, ताकि ये सारे के सारे आंकड़े उस स्केल के अनुसार सेट हो सके। तो एक बात बताइए दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, आप इसको 1.5 लाख को क्या बोल सकते हो, 1,50,000 बोल सकते हो, 1,50,000। इसको 2,10,000 बोल सकते हो, इसको 2,70,000, सही है। इसको 3,30,000 बोल सकते हो। बात तो सही होगी भाई। आपके पास जो आंकड़े हैं इस तरीके से आप इनको बोल सकते हो। तो सबसे पहले एक बात बताइए मुझे, आपके पास 4 जीरो सब में सेम आ रही है, 4 जीरो सब में सेम है, हटा दो इसको, बचा 15, बचा 21, बचा 27 और बचा 33। तो भाई इनका उपनिष्ठ पार्ट देखना है, इसका कॉमन देखना है, और कॉमन फैक्टर क्या कहलाता है दोस्तों, HCF कहलाता है। क्या कहलाता है, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अर्थात आप दिए गई चारों संख्याओं का HCF ज्ञात करोगे तो दिए गई चारों संख्याएं 15, 21, 27, 33 का HCF कितना होगा, तो आप बोलोगे 3 होगा। कितना होगा, 3। और आपने 4 जीरो यहाँ छोड़ी है तो 4 जीरो और लगा कर देख लीजिए। तो बताइए आपका जो पैमाना होगा वो कितने हजार का हो जाएगा, 30,000 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कह रहा है निम्नवर्त क्या कह रहा है, निम्नवर्त चित्र में विभिन्न, ये पाई चार्ट है भाई, वर्त चित्र जिसको बोलते हैं पाई चार्ट। ये दो तरीके से आता है, परसेंटेज बेस भी आता है और डिग्री बेस भी आता है। अभी आपके पास जो क्वेश्चन है वो डिग्री बेस का है। कह रहा है निम्नवर्त चित्र में विभिन्न मदों पर किया जाने वाला वह आरोही क्रम में होगा। 2 क्रम होते हैं, एक आरोही होता है और एक अवरोही होता है। दोनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एक इंक्रीज और एक डिस्क्रीज ऑर्डर। तो देखिए भाई एक बात बताना, सीधा सा याद करने का तरीका बताता हूँ। आरोही 3 डिजिट है, अवरोही 4 डिजिट है। अब एक बात बताओ, 4 बड़ा है 3 बड़ा है, आप बोलोगे सर बड़ा तो 4 ही, छोटा कौन है 3। तो ये 3 छोटा है, यानी छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर हो गया। बात सही है भाई, ये 3 छोटा था तो 3 से बड़े की ओर जाओगे। ये 4 बड़ा है तो बड़े से किधर जाओगे, छोटे की ओर। अर्थात ये तो हो गया बड़े, छोटे से बड़े की ओर, यानी बढ़ता हुआ क्रम। कौन सा क्रम, बढ़ता क्रम। और ये हो गया घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें जो खाना है, बचत है, मकान किराया, शिक्षा, कपड़े, इनका अवरोही क्रम बताना है। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या आएगी। तो भाई जिसका डिग्री कोण सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा खर्च करता है। सबसे ज्यादा डिग्री कोण है 150 डिग्री। फिर है भाई कौन, आप बोलोगे सर 75 डिग्री है। फिर कौन है 70 डिग्री है। फिर कौन है 35 डिग्री है। और फिर कौन है 30 डिग्री है। तो एक बात बताइए मुझे आप, 150 है खाना, 150 है खाना, और 75 डिग्री है मकान किराया, मकान किराया, और फिर कौन है 70 डिग्री कौन है भाई, कपड़े हैं। अब आपको पता चल ही चुका होगा ऑप्शन कौन सा आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी देखना, खाना, मकान किराया, कपड़े, और 35 में कौन है भाई, बचत है, और फिर कौन है शिक्षा। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आपका 2011 का प्रीवियस पेपर जो मैथ्स के क्वेश्चंस थे उनका हल कंप्लीट होता है। इसी प्रकार मैं आगे लेवल 2 और लेवल 1 दोनों के वीडियो अपलोड करूंगा। आगे के जो जितने पेपर हुए हैं 2012 का है, 15 है, 17 है, वो सारे पेपर आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।